प्राचीन काल में कहानी सबसे लोकप्रिय और संचार व शिक्षा का सबसे बड़ा साधन थी, क्योंकि उस समय संचार का इससे बड़ा कोई साधन नहीं था। किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा, जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो, कथा का क्रमिक विकास हो और चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे कहानी कहा जाता है। हम सब अपनी बातें किसी को सुनाना और दूसरों की सुनना चाहते हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि हर आदमी में कहानी लिखने का मूल भाव निहित है। हालांकि कुछ लोगों में इस भाव का विकास हो जाता है तो कुछ इसे विकसित नहीं करते। अब सवाल आता है, कहानी कितनी पुरानी? कहानी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव इतिहास, क्योंकि कहानी मानव स्वभाव और प्रकृति का हिस्सा है। धीरे धीरे कहानी कहने की कला का विकास होने लगा। प्राचीन काल में कथावाचक किसी घटना, युद्ध, प्रेम, प्रतिशोध के किस्से सुनाते थे। मानव स्वभाव का एक गुण कल्पना भी है। सच्ची घटनाओं पर आधारित कथा कहानी सुनाते सुनाते कल्पना का समावेश भी किया जाने लगा, क्योंकि मनुष्य प्राय वही सुनना चाहता है जो उसे प्रिय हो। कल्पना के मिश्रण के बिना ऐसा होना संभव नहीं होता। उदाहरण के तौर पर, हमारे प्रिय नायक के युद्ध में हार जाने पर भी हम ये सुनना चाहेंगे कि उसने अत्यंत वीरता, साहस से लड़ते हुए अच्छे उद्देश्य के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस प्रकार कहानियों में कल्पना का मिश्रण करने से कथावाचक लोगों की प्रशंसा का पात्र बनते और इनाम प्राप्त करते। कहानी का उद्देश्य। कहानी का प्रयोग धर्म प्रचारकों द्वारा अपने विचारों और सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए तथा शिक्षा देने के लिए किया जाता था। जैसे पंचतंत्र। पंचतंत्र की कहानियां शिक्षाप्रद होती थी। इस प्रकार आदिकाल में ही कहानी के साथ उद्देश्य का सम्मिश्रण हो गया और कालांतर में और विकसित हुआ। अब बात करते हैं कहानी के प्रमुख तत्व। कथानक। कथानक कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है और ये कहानी का वह संक्षिप्त रूप होता है जिसमें प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख किया गया हो। उदाहरण के लिए, प्रेमचंद की कहानी कफन 10-12 पृष्ठों की कहानी है, लेकिन इसका कथानक 10-12 पंक्तियों में भी लिखा जा सकता है। कह सकते हैं कि कथानक कहानी का एक प्रारंभिक नक्शा होता है। आमतौर पर कहानी का कथानक कहानीकार के मन में किसी घटना, जानकारी, अनुभव या कल्पना के कारण आता है। कभी कहानीकार की जानकारी में पूरा कथानक आता है, तो कभी कथानक का एक सूत्र या छोटा सा प्रसंग कथाकार को आकर्षित करता है। कथाकार उसे अपनी कल्पना से विस्तार देता है। कथाकार की कल्पना ऐसी होती है जो संभव हो, कोरी कल्पना ना हो। कल्पना के विस्तार के लिए लेखक के पास जो सूत्र होता है, उसी के माध्यम से कल्पना आगे बढ़ती है। यही सूत्र लेखक को परिवेश, पात्र तथा समस्या देता है। इनके आधार पर लेखक संभावनाओं पर विचार करके एक काल्पनिक ढांचा तैयार करता है जो संभावित हो और लेखक के उद्देश्यों से मेल भी खाता हो। उदाहरण के लिए, जैसे लेखक ने अस्पताल के बाहर एक मरीज को देखा और पता चला कि यह मरीज पिछले 1 सप्ताह से लगातार आ रहा है, बावजूद उसके अभी तक डॉक्टर को दिखाने का मौका उसे नहीं मिल सका है। इस जानकारी के बाद लेखक की कल्पना अस्पताल, वहाँ की व्यवस्था, पात्रों आदि की गतिविधियों पर केंद्रित हो जाएगी। इसके साथ ही वह अपना उद्देश्य भी सुनिश्चित करेगा कि वह अस्पताल केंद्रित कहानी लिखेगा या उसकी पीड़ा तक अपने को सीमित रखेगा, या फिर वह इस मानवीय त्रासदी को वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों से जोड़कर कथानक तैयार करेगा। कथानक के 3 अंग होते हैं: प्रारंभ, मध्य और अंत। अर्थात कथानक का पूरा स्वरूप होता है। कथानक न केवल आगे बढ़ता है, बल्कि उसमें द्वंद्व के तत्व भी होते हैं जो कहानी को रोचक बनाए रखते हैं। कथानक की पूर्णता की शर्त यही है कि कहानी नाटकीय ढंग से अपने उद्देश्य को पूरा करने के बाद समाप्त हो और अंत तक कहानी में रोचकता भी बनी रहे। कथानक का देश, काल और वातावरण की बात करते हैं। अब हर घटना, पात्र, समस्या का अपना देश, काल और स्थान होता है। कथानक का स्वरूप बन जाने के बाद कहानीकार कथानक के देश, काल और वातावरण को अच्छी तरह समझ लेता है, क्योंकि ये कहानी को प्रामाणिक और रोचक बनाने के लिए बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, यदि अस्पताल का कथानक है तो अस्पताल का पूरा परिवेश, ध्वनियाँ, लोग, कार्य, व्यापार और लोगों के पारस्परिक संबंध, नित्य घटने वाली घटनाएं आदि को जानना अति आवश्यक है। कहानी का अगला प्रमुख तत्व है पात्र। प्रत्येक पात्र का अपना स्वरूप, स्वभाव और उद्देश्य होता है। पात्रों का स्वरूप स्पष्ट होने से कहानीकार को उनका चरित्र चित्रण एवं संवाद लेखन में सरलता रहेगी। पात्रों का अध्ययन कहानी की एक महत्वपूर्ण और बुनियादी शर्त है। कौन से पात्र के किस परिस्थिति में क्या प्रतिक्रिया होगी, ये कहानीकार को पता होना चाहिए। पात्रों का चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण का सबसे सरल तरीका पात्रों के गुणों का कहानीकार द्वारा बखान है। जैसे
गिरधर बड़ा दानी है, वह दूसरों का ध्यान रखता है, दूसरों के लिए उसकी जान हाजिर रहती है आदि। परंतु यह तरीका प्रभावहीन और बहुत आउटडेटेड है। पात्रों का चरित्र चित्रण उनके क्रियाकलापों, संवादों तथा दूसरों लोगों द्वारा बोले गए संवादों के माध्यम से ही प्रभावशाली होता है। जैसे गिरधर ने एक गरीब आदमी को ठंड में ठिठुरता देखा तो अपनी शॉल उसे दे दी, या गिरधर ने अपने गरीब मित्र की सहायता के लिए उसे बताए बिना फीस जमा कर दी आदि। अर्थात पात्र जो काम करते हैं उनसे उनका सशक्त चित्रण होता है, और दूसरे पात्र भी संवादों के माध्यम से चरित्र चित्रण कर सकते हैं। जैसे इस समस्या का हल तो गिरधर ही हमें बता सकता है, चलो उसी के पास चलें आदि। पात्रों का चरित्र चित्रण पात्रों की अभिरुचियों के माध्यम से भी होता है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति के अपने स्वभाव के अनुसार अलग अलग अभिरुचियां होती हैं। अब बात करते हैं कहानी में पात्रों के संवाद की। संवाद के बिना पात्र की कल्पना मुश्किल है। संवाद ही कहानी को, पात्र को स्थापित या विकसित करते हैं, वह कहानी को गति देते हैं। पात्रों के संवाद उनके आदर्श, विश्वास, स्वभाव और पूरी पृष्ठभूमि के अनुकूल हो। इन्हें सुनकर ही श्रोता को पता चल जाए कि कौन बोल रहा है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है आदि। संवाद छोटे, स्वाभाविक और उद्देश्य के प्रति सीधे लक्षित होने चाहिए। संवादों के अनावश्यक विस्तार से कहानी की कसावट समाप्त हो जाती है। अब आते हैं कहानी के चरम उत्कर्ष यानी क्लाइमेक्स पर। कहानी का चरम उत्कर्ष का चित्रण ऐसा हो जो पाठक को सोचने और लेखक की पक्षधरता की ओर आने के लिए प्रेरित करे, लेकिन पाठक को यह भी लगना चाहिए कि उसे स्वतंत्रता दी गई है और उसने जो निर्णय लिए हैं वे उसके अपने हैं। द्वंद्व, जो कि कहानी का एक महत्वपूर्ण तत्व कह सकते हैं, और ये द्वंद्व ही कथानक को आगे बढ़ाता है। कहानी में द्वंद्व दो विरोधी तत्वों का टकराव या किसी की खोज में आने वाली बाधाओं, अंतर्द्वंद आदि के कारण पैदा होता है। कहानीकार कथानक में द्वंद्व के बिंदुओं को जितना स्पष्ट रखेगा, कहानी भी उतनी ही सफलता से आगे बढ़ेगी। कहानी लिखने की कला सीखने के लिए अच्छी कहानियाँ पढ़नी चाहिए और उनका विश्लेषण करना चाहिए।